हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है डायनामो डीबी। तो चलिए, डायनामो डीबी के बारे में मैं आपको जितनी जानकारी दे सकता हूँ मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को सब कुछ मैं समझा पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, डायनामो डीबी जो है माईस्क्वल डेटाबेस है और ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और काफ़ी ज़्यादा इसकी हाई लेटेंसी है। मीन्स ये रिस्पॉन्स जो टाइम है इसका वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। मिली सेकेंड में डेटा को आपको रिटर्न कर देता है। तो आप जैसा कि मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, Amazon DynamoDB इज ए फास्ट फ्लेक्सिबल नो सिक्वल डाटाबेस एंड that require consistent single digit millisecond latency at any scale। इट मीन्स कि आपके पास डेटा किसी भी अमाउंट का हो, कितना भी ज़्यादा डेटा हो, कितना भी जीबी में डेटा हो, मगर वो डायनामो डीबी उसे जो रिटर्न करेगा, जो आउटपुट रिटर्न करेगा वो मिली सेकेंड में रिटर्न करेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है। इट अलाउ टू स्टोर रिट्राइव एनी अमाउंट ऑफ डाटा, सर्व एनी लेवल ऑफ ट्रैफिक। कितना भी डेटा हो, कुछ भी कितना भी डेटा हो उसे स्टोर भी कर सकता है और उसे आप रिट्राइव भी कर सकते हो हैवी डेटा को, और विथ अ गुड परफॉर्मेंस। DynamoDB इज द नो सिक्वल डेटाबेस। तो नो सिक्वल डेटाबेस जब मैं आपसे कहता हूँ तो नो सिक्वल डेटाबेस मीन्स होता है कि आप जैसे हमारा रिलेशनल डेटाबेस होते हैं, जैसे आपने ओरेकल माईस्क्वल में काम किया होगा, तो ओरेकल माईस्क्वल इन सब में क्या होता है कि डेटा आपकी टेबल्स की फॉर्म में डिवाइड रहता है कि एक पेरेंट टेबल है, एक चाइल्ड टेबल है, प्राइमरी की है, फॉरेन की है, उन दोनों में जॉइंस होते हैं। बट नो सिक्वल डेटाबेस में हमारे जॉइंट्स नहीं होते। हमारी जो है टेबल सिंगल टेबल रहती है, उसी में हम लोग सारा डेटा, उसका चाइल्ड का और पेरेंट का डेटा दोनों का हम स्टोर करवाते हैं। और नो सिक्वल का कोई स्कीमा नहीं होता, स्कीमा फ्री होता है। तो नो सिक्वल डेटाबेस जो है फास्ट भी होता है, क्योंकि नो सिक्वल डेटाबेस में क्या होता है कि हम जब भी क्वेरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमें ज्वाइन नहीं लगाना होता। तो जहाँ पे भी हम ज्वाइनिंग करते हैं वहाँ पे क्या होता है, हमारी रिट्राइवल स्पीड, रीडिंग स्पीड स्लो हो जाती है। तो इसलिए जो NoSQL डेटाबेस है वो आपकी रीडेबिलिटी, आप जो डेटा को लेते हो, जो उसका लेटेंसी है, रिस्पॉन्स टाइम है, वो बहुत कम होता है, बहुत क्विक डेटा दे देता है। क्यों? क्योंकि उसमें जॉइंट्स नहीं होता, उसमें कोई पेरेंट टेबल, चाइल्ड टेबल, इन सब का कोई आपस में ज्वाइन नहीं होता। मगर आपके जो सिक्वल डेटाबेस है उनमें ज्वाइन होता है। इस वजह से जो है NoSQL की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, फास्ट होती है परफॉर्मेंस। और NoSQL डेटाबेस का एक एडवांटेज और है कि आप इसे हॉरिजॉन्टली स्केल कर सकते हो। हॉरिजॉन्टली स्केल का मतलब क्या होता है कि आपके पास जैसे एक सिस्टम है तो आप उसमें और सिस्टम ऐड कर सकते हो। दो तरीके की स्केलेबिलिटी होती है, आपने को पता होगा, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल स्केलेबिलिटी। बट जो DynamoDB है हम इसे हॉरिजॉन्टली स्केल कर सकते हैं, इसमें और सिस्टम ऐड कर सकते हैं। और जो आपके रिलेशनल डेटाबेस होते हैं वो वर्टिकली स्केलेबल होते हैं। इट मीन्स कि आप एक ही सिस्टम में फर्दर रैम बढ़ा दो, उसकी हार्ड डिस्क बढ़ा दो, राइट। तो DynamoDB फास्ट है, NoSQL डेटाबेस है, और इसमें जो वैल्यू स्टोर होती है की वैल्यू फॉर्म में होती है। DynamoDB में जो हमारे टेबल होती है उस टेबल में आइटम्स होते हैं, जैसे कि आपके रिलेशनल डेटाबेस में जो है टेबल्स होती हैं उनमें रिकॉर्ड होते हैं, ऐसे ही इसमें क्या होता है, टेबल्स में आइटम होते हैं और आइटम के अंदर आपके एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट आप कह सकते हो कॉलम होते हैं। तो मेन चीज़ है इसमें आइटम। सबसे पहले हमें टेबल बनानी होती है, उसके अंदर हम आइटम क्रिएट करते हैं, एक आइटम, फिर उस आइटम के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। कि एक सपोज मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट करवाया, उसमें कुछ दो कॉलम की वैल्यू डाली, फिर दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करवाया, उसमें कोई अलग डिफरेंट कॉलम ले लिया। तो इस तरीके से जो इसमें एट्रीब्यूट होते हैं वो हम अपने अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट है वैसे एट्रीब्यूट कॉलम ले सकते हैं। टेबल एक ही रहती है, उसके अंदर हम अपना आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं विथ डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट। और सबसे इम्पोर्टेंट DynamoDB का जो प्रिंसिपल है कि इसमें प्राइमरी की और शॉर्ट की दो चीज़ें होती हैं, उससे हम आगे देखेंगे। DynamoDB में प्राइमरी की होना मस्ट है। हम कोई भी डेटा एक्सेस करते हैं तो उसके लिए प्राइमरी की होना मैंडेटरी है। बिना प्राइमरी की के आप अपनी टेबल क्रिएट नहीं कर सकते। सही। ऑन
DynamoDB में आपका एक बैकअप कैपेबिलिटी भी होती है कि आप ऑन टाइम इसमें बैकअप ले सकते हैं और एट एनी पॉइंट आप चाहो तो उसे रिकवर कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो। आपका अगर मान लो डेटाबेस क्रैश हो गया और आपको रिस्टोर करना है लास्ट 35 डेज का, आप एनी टाइम लास्ट 35 डेज का रिस्टोर कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। तो DynamoDB और RDBMS का डिफरेंस आप लोगों को मैंने बता दिया है कि रिलेशनल डेटाबेस में जो डेटा होता है नॉर्मलाइज फॉर्म में होता है, टेबल्स के फॉर्म में होता है, हर तरीके का, मतलब एक पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन बनाते हैं हम लोग, राइट। बट NoSQL डेटाबेस में डीनॉर्मलाइज फॉर्म में होता है डेटा। हम डेटा को डिवाइड नहीं करते, हमारा एक टेबल में डुप्लीकेट डेटा हो सकता है, NoSQL में डुप्लीकेट डेटा हो सकता है, बट RDBMS में क्या होता है कि डेटा जो है डिवाइड करते रहते हैं। हम सिंगल टेबल में डुप्लीकेट फॉर्म में डेटा स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि RDBMS को हमारी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म को वैलिड करना जरूरी है। आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, तो उनके अकॉर्डिंग ही RDBMS को फॉलो करना है। रिलेशनल डेटाबेस जो होते हैं आर ऑप्टिमाइज फॉर स्टोरेज। रिलेशनल डेटाबेस में क्या है कि हम कितनी भी, आप देखते हो कि डिफरेंट टेबल क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि उसमें स्टोरेज का इश्यू नहीं होता और हम काफ़ी ज़्यादा टेबल रिलेशनल डेटाबेस में इसलिए क्रिएट कर देते हैं। बट आप जानते हैं कि स्टोरेज आज के टाइम पे चीप है, सस्ती है, बट जो है कंप्यूटिंग रैम जो है वो महंगी है। तो इस वजह से जो हमारा RDBMS है वो तो स्टोरेज के लिए ऑप्टिमाइज है कि आप कितनी भी टेबल क्रिएट कर दो। DynamoDB जो होता है वो आपका स्टोरेज लिए उसकी कंप्यूटिंग ऑप्टिमाइज है, मतलब कि स्टोरेज तो है ही खैर, मगर कंप्यूटिंग पावर उसमें बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिलेशनल डेटाबेस। DynamoDB आपका स्कीमा लेस है और इसमें एवरी टेबल मस्ट हैव प्राइमरी की टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच डेटा आइटम। DynamoDB में प्राइमरी की जरूर होना चाहिए, प्राइमरी की के ही से ही वो किसी भी रिकॉर्ड को, किसी भी आइटम को यूनिकली डिफाइन करेगी। DynamoDB इज ऑप्टिमाइज फॉर कंप्यूट, कंप्यूटिंग पावर DynamoDB की अच्छी होती है एज कम्पेयर टू रिलेशनल डेटाबेस। DynamoDB थ्रूपुट कैपेसिटी। तो दोस्तों DynamoDB में जो हम कैपेसिटी या कह लो कि हम जो उसकी परफॉर्मेंस डिफाइन करते हैं, जो भी उसकी थ्रूपुट का कैपेसिटी, मतलब कि इसका रिस्पांस जो है आपका डेटाबेस कितना फास्ट होगा, तो वो हमारी डिपेंड करते हैं रीड राइट कैपेसिटी में। तो रीड राइट कैपेसिटी इसमें यूनिट होती है कि आपने 1 यूनिट असाइन कर दी रीड को, 2 यूनिट असाइन कर दी राइट को। तो रीड राइट कैपेसिटी के इसमें फील्ड होती है। जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो हम लोगों को रीड कैपेसिटी असाइन करनी होती है, राइट कैपेसिटी असाइन करनी होती है। तो रीड कैपेसिटी का क्या मतलब सिग्निफिकेंस हुआ कि रीड कैपेसिटी में क्या कि अगर हमने 1 रीड कैपेसिटी असाइन करी, इट मीन्स कि वो 4 KB तक का डेटा रीड कर सकता है, रिट्राइव कर सकता है। और अगर मैंने 1 राइट कैपेसिटी यूनिट अपने टेबल को असाइन करी, इट मीन्स कि वो 1 KB तक का डेटा को राइट कर सकता है। तो हम लोग अपनी जो रीड राइट कैपेसिटी यूनिट है वो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज DynamoDB डिफॉल्ट भी लेता है 5 रीड कैपेसिटी एंड 5 राइट कैपेसिटी। तो अगर मैं 5 रीड कैपेसिटी यूनिट की बात करूं, इट मीन्स 5 × 4, हम लोग 20 KB डेटा को रीड कर सकते हैं एट एनी मोमेंट, एट एनी सेकेंड। एंड अगर मैं 5 राइट कैपेसिटी यूनिट की बात करूं, इट मीन्स मैं 5 KB डेटा को एट ए सेकेंड मैं राइट कर सकता हूं। तो जो इसकी परफॉर्मेंस होती है, थ्रूपुट होती है, वो रीड राइट कैपेसिटी में डिपेंड करती है कि हम कितना डेटा को रीड कर सकते हैं 1 सेकेंड में और कितने डेटा को राइट कर सकते हैं 1 सेकेंड में। DynamoDB ऑटो स्केलिंग कैन डिक्रीज द थ्रूपुट व्हेन द वर्कलोड डिक्रीजेस। तो DynamoDB ऑटोमेटिकली, जब DynamoDB में ऑप्शन होता है कि आप इसे ऑटो स्केल कर पाए। तो अगर आप ऑटो स्केलिंग में लगा देते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो भी थ्रूपुट है, जब भी आपका वर्कलोड ज़्यादा हुआ तो आपका जो है ऑटोमेटिकली DB जो है स्केलिंग उसकी इंक्रीज हो जाएगी और आपका जो है रिस्पॉन्स जो है थ्रूपुट फास्ट हो जाएगा। और जब भी आपका वर्कलोड डिक्रीज हुआ तो आपका वो क्या होगा, स्केलिंग ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगी और आपका
जो है उस हिसाब से आपका वर्कलोड मान लो डिक्रीज हुआ तो वो थ्रोपुट को भी डिक्रीज कर देगी। इट मीन्स कि जो कैपेसिटी यूनिट है ना वो हम असाइन तो कर देते हैं, बट डायनोमोडीबी के पास ऑप्शन होता है, अगर हम ऑटो स्केल में लगाते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग कितनी कैपेसिटी यूनिट एट एनी पॉइंट हमें कितनी चाहिए वो उसे स्केल करता रहता है। सपोज मैंने 1 to 10 का स्केल लगा दिया कि भाई मेरा जब डीबी में लोड कम हो तो डायनामोडीबी क्या करेगा, अपने आप कैपेसिटी यूनिट को कम कर देगा, और जैसी डेटाबेस में लोड ज़्यादा होगा वैसी कैपेसिटी यूनिट रीड राइट कैपेसिटी को 1 to 10 के बीच में बढ़ा देगा। और अगर ऐसा केस होता है कि आपकी कैपेसिटी यूनिट इस स्केल के बाहर जा रही है, जो स्केल आपने सेट किया हुआ है 1 to 10 का, उस स्केल के बाहर जा रही है, तो उस केस में डायनामोडीबी आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि बाई चांस आपने 1 to 10 सेट कर दिया और ऑटो स्केलिंग में लगा दिया, कल को आपके डेटाबेस में लोड आता गया और डायनामोडीबी ने देखा कि आपको जो है ज़्यादा कैपेसिटी यूनिट की ज़रूरत है, तो वो रीड राइट कैपेसिटी यूनिट और जो भी आपका थ्रोपुट कैपेसिटी यूनिट वो बढ़ा देगा। उस वजह से क्या होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा चार्जेस आपको देने पड़ सकते हैं। तो आपको जो है डायनामोडीबी के में फीचर से ऑटो स्केलिंग का, वो इस बात का भी ध्यान रखेगा कि आपने जो स्केल अगर सेट किया है तो उस स्केल के बाहर ना जाए। अगर आपने 1 to 10 का स्केल सेट किया कि मिनिमम मेरी 1 हो सकती है, मैक्सिमम 10 हो सकती है, तो उस स्केल के बाहर ना जाए। तो रीड राइट कैपेसिटी मोड में 2 मोड होते हैं, प्रोविजन मोड, ऑन डिमांड मोड। तो जब हम प्रोविजन मोड की बात करते हैं, प्रोविजन मोड का मतलब है कि हम मैनुअली डिफाइन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपेसिटी दैट एन एप्लीकेशन कैन कंज्यूम फ्रॉम ए टेबल और इंडेक्स। तो हम लोग अपनी जो भी लिमिट है वो मैनुअली डिफाइन कर देते हैं कि एप्लीकेशन कितना कंज्यूम करेगी। वो लिमिट हम टेबल में भी डिफाइन करते हैं, और जब हम इंडेक्स क्रिएट करते हैं टेबल में, हम उसमें भी वो लिमिट डिफाइन करते हैं कि भाई हमारा जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपेसिटी है वो कितनी होगी। तो हम रीड राइट यूनिट, सपोज मैंने 10 जो है रीड यूनिट की कैपेसिटी असाइन कर दी और 10 ही राइट कैपेसिटी यूनिट की असाइन कर दी। अगर आपकी थ्रोपुट कैपेसिटी यूनिट इससे ऊपर जाती है, सपोज आपके डेटाबेस को रिक्वायरमेंट है 11 या 15 रीड कैपेसिटी यूनिट की, तो उस केस में क्या होगा, रिक्वेस्ट थ्रोटलिंग हो जाएगी। रिक्वेस्ट थ्रोटलिंग मीन्स आपकी रिक्वेस्ट जो है रिजेक्ट हो जाएगी, राइट। तो डायनामोडीबी इस तरीके से काम करता है। प्रोविजन मोड, इसमें 2 मोड होते हैं, प्रोविजन मोड और डिमांड मोड। तो प्रोविजन मोड के अंदर हम लोग रीड एंड राइट कैपेसिटी यूनिट होते हैं। फिर रीड कैपेसिटी यूनिट में जैसे कि मैंने इसमें है डायनामोडीबी कैन रीड कैपेसिटी यूनिट मीन्स डायनामोडीबी रीड डेटा 4 KB पर सेकेंड। और रीड कैपेसिटी यूनिट में 2 टाइप्स की कंसिस्टेंसी मॉडल होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट मॉडल, एक इवेंचुअली कंसिस्टेंट मॉडल। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इंटरव्यू में। स्ट्रांगली कंसिस्टेंट मॉडल और इवेंचुअली कंसिस्टेंट मॉडल 2 टाइप के मॉडल होते हैं। जब आप रीड कैपेसिटी यूनिट को डिफाइन करते हैं तो उसमें 2 तरीके होते हैं, स्ट्रांगली कंसिस्टेंट और इवेंचुअली। तो इवेंचुअली कंसिस्टेंट रीड का क्या मतलब है, when you read data from DynamoDB table, the response might not reflect the result of recently completed write operation। तो क्या होता है, जब आप डेटा को रीड करते हो अपने DynamoDB से, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एकदम रिसेंटली जो राइट ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है वो भी आप जब डेटा को रीड करो तो वो भी डेटा आपको डिस्प्ले हो जाए। ऐसा हो सकता है कि किसी बंदे ने राइट मतलब कुछ डायनामोडीबी में राइट किया किसी ने, और जब आप तुरंत रीड कर रहे हो तो वो जो रिसेंटली राइट हुआ है डेटा वो आपको डिस्प्ले ना हो, क्योंकि डायनामोडीबी थोड़ा सा टाइम ले सकता है उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने में। इस वजह से हो सकता है कि जैसे ही आप उस डेटा को रीड करो जो कि तुरंत राइट हुआ हो, तो वो डेटा आपको डिस्प्ले ना हो। तो इसमें क्या होता है कि इफ यू रिपीट योर रीड रिक्वेस्ट आफ्टर शॉर्ट टाइम द रिस्पॉन्स शुड रिटर्न द लेटेस्ट डेटा। मगर आप थोड़ी देर बाद दोबारा से रीड करोगे तो आपको करेक्ट डेटा दिख जाएगा। मगर तुरंत अगर आपको कोई देखना है कि किसी ने राइट करा डेटा और आप उसे तुरंत देखना चाह रहे हो तो वो आपको करेक्ट नहीं दिखेगा, वो आपको नहीं दिखेगा। तो इसे हम डर्टी रीड भी कहते हैं कि आपने जो कंसिस्टेंसी है वो आपकी
इवेंचुअली कंसिस्टेंट है। अच्छा, अब स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट रीड क्या होता है कि DynamoDB return a response with the most up-to-date data, reflecting the update from all prior write operations that were successful. जो भी ऑपरेशन आपके राइट ऑपरेशन है, जो भी आपके सक्सेसफुल हुए, भले ही वो अभी रिसेंट में हुए हों, जब भी हुए हों, तो आपकी कंसिस्टेंसी जो होगी वो आपकी स्ट्रांग रहेगी, आपको डेटा हमेशा अपडेट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने राइट करा जस्ट फॉर एक मिनट पहले ही आपने राइट करा और अब आप डेटा देख रहे हो तो आपको नहीं दिख रहा। वैसे इवेंचुअली में हो सकता है, बट स्ट्रांगली कंसिस्टेंट में आपको हमेशा डेटा अप टू डेट मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। राइट कैपेसिटी यूनिट, ओनली वन राइट कैपेसिटी यूनिट इज रिक्वायर्ड फॉर आइटम अप टू साइज 1 KB। 1 KB के लिए एक राइट कैपेसिटी यूनिट चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है। मीन्स एक राइट कैपेसिटी यूनिट मीन्स कि 1 सेकेंड में 1 KB डेटा वो राइट कर सकता है। थ्रोटलिंग प्रिवेंट योर एप्लीकेशन फ्रॉम कंज्यूमिंग टू मैनी कैपेसिटी। तो थ्रोटलिंग मैंने आपको बताया था, अगर आपने जो भी रीड राइट कैपेसिटी आपने डिफाइन करी है, अगर उस कैपेसिटी से ऊपर अगर आपका डेटाबेस पहुंच जाता है तो आपकी रिक्वेस्ट थ्रोटलिंग हो जाएगी। इट मीन्स कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो फेल हो जाएगी। मैंने 2 मोड बताए थे, ऑन प्रोविजन मोड, ऑन डिमांड मोड। ऑन प्रोविजन मोड में फिर हमने 2 चीजें देखी थी, रीड कैपेसिटी यूनिट, राइट कैपेसिटी यूनिट, देन इवेंचुअली कंसिस्टेंट रीड, स्ट्रांगली कंसिस्टेंट रीड पढ़ा था। अब आ जाते हैं ऑन डिमांड मोड में। तो ऑन डिमांड मोड में क्या होता है कि इट हैज ए फ्लेक्सिबल न्यू बिलिंग ऑप्शन विच इज कैपेबल ऑफ सर्विंग 1000 ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकेंड विदाउट एनी कैपेसिटी प्लानिंग। तो ऑन डिमांड मोड में आपको कोई कैपेसिटी की प्लानिंग नहीं करनी होती, आपको कोई कैपेसिटी डिफाइन नहीं करनी होती। आपका जो भी बिल बैठेगा, जितना भी आपका बिल बैठेगा आपको पे करना पड़ेगा। आपको आपके डेटाबेस को जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो उसके अकॉर्डिंग कैपेसिटी को यूज करेगा, उतनी ही कैपेसिटी को यूज करता जाएगा और एट द एंड आपको जो भी बिल होगा आपको पे करना होगा। इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कि आप कुछ मैक्सिमम कैपेसिटी डिफाइन कर दो कि मेरे डेटाबेस का जो परफॉर्मेंस है वो इस कैपेसिटी के अंदर ही होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। भले ही आपके पास रिक्वेस्ट खूब सारी आ जाए, काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ जाए और आपको उस समय ज़्यादा कैपेसिटी की ज़रूरत है, तो उस केस में भी वो उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दे। ऐसा आपने ऑन प्रोविजन मोड में आपके पास ऑप्शन होता है। बट ऑन डिमांड मोड में क्या होता है कि जो भी आपका डेटाबेस को रिक्वायरमेंट है, जितना भी आपके पास ट्रैफिक आएगा, वो उस ट्रैफिक के हिसाब से अपने आप की कैपेसिटी जो है असाइन कर लेगा और उसका परफॉर्मेंस को डिग्रेड नहीं होने देगा। परफॉर्मेंस हमेशा आपको फास्ट ही मिलेगी। तो ऑन डिमांड मोड जो है यूजफुल कहाँ पे होता है, जहाँ पे आपका ट्रैफिक अनप्रिडिक्टेबल होता है, जहाँ पे आपका डेटाबेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ट्रैफिक अनप्रिडिक्टेबल, आप नहीं जानते कि कितनी रिक्वेस्ट कब आ जाए, तो वहाँ पे आप कोई मैक्सिमम लिमिट असाइन करके नहीं रख सकते। वहाँ पे आप क्या चलोगे, ऑन डिमांड मोड, कि अगर रिक्वेस्ट ज़्यादा है तो ज़्यादा असाइन कर दो, अगर मेरे पास कम ट्रैफिक आ रहा है तो कम ट्रैफिक के अकॉर्डिंग जो है उसे जो है रिक्वेस्ट जो है फील करो। तो ऑन डिमांड जो है बेस्ट फिट फॉर स्केलेबिलिटी, द कॉस्ट इज अप्रोक्सीमेटली 7 times हायर देन प्रोविजन कैपेसिटी। तो ऑब्वियसली है कि इसकी कॉस्ट जो है ज़्यादा होगी बट स्केलेबल अच्छा होगा। ऑन प्रोविजन से कंपेयर करें तो स्केलेबल है, क्योंकि ये कभी भी आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं करेगा, भले ही जो है आपकी लिमिट क्रॉस हो जाए। आपका कितना भी कितनी भी कैपेसिटी चाहिए होगी वो उसे असाइन कर देगा। DynamoDB स्कैन। तो DynamoDB में जब हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं तो DynamoDB में 2 तरीके के ऑपरेशन होते हैं, स्कैन ऑपरेशन, क्वेरी ऑपरेशन। तो आप समझिए कि ये ऑपरेशन का क्या सिग्निफिकेंस है। जब भी हम क्वेरी से डेटा को रिट्राइव करते हैं, आपने सेलेक्ट क्वेरी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चलाई होगी RDMS, Oracle, MySQL में। तो उसी तरीके से जब हम सेलेक्ट क्वेरी सिंपल अगर एक टेबल में चला दें तो वो टेबल पूरी आपके सामने आ जाती है, राइट। आपने उसमें कोई वेयर कंडीशन नहीं लगाई, आपने सिंपल सेलेक्ट चलाई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो क्या होता है, आपको फुल डेटा टेबल का दिख जाता है, जितना डेटा सारा स्कैन हो जाता है।
राइट। बट अगर आपको क्वेरी ऑपरेशन लगाना है तो आपको क्वेरी ऑपरेशन में क्या होता है कि आप वेयर क्लॉज लगा देते हो। आप क्या कर रहे हो कि आप पूरा डेटा तो स्कैन कर रहे हो, मगर आप पूरा डेटा को स्कैन करने की जगह आपने क्या कर दिया, वहां पे एक वेयर क्लॉज लगा दिया, जिससे क्या हुआ कि जो आपका कंडीशन है, क्वेरी की कंडीशन है, उसके बेस पे ही आपका डेटा आएगा। तो स्कैन ऑपरेशन रीड एवरी आइटम इन ए टेबल। बाय डिफॉल्ट स्कैन ऑपरेशन रिटर्न ऑल ऑफ द डेटा एट्रीब्यूट फॉर एवरी आइटम इन द टेबल। स्कैन ऑपरेशन जो होता है एक तो कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू क्वेरी ऑपरेशन, क्योंकि स्कैन ऑपरेशन में हम पूरे डेटा का, पूरी टेबल के डेटा को स्कैन कर देते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली बात है इसमें कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। और स्कैन ऑपरेशन में आपके पास फिल्टर का ऑप्शन होता है कि आप फिल्टर लगा दें, और फिल्टर मतलब काइंड ऑफ वेयर कंडीशन आप यूज़ कर सकते हैं। मगर ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है, क्योंकि फिल्टर के भी अपने कुछ ड्रॉबैक हैं। फिल्टर जो है एक्चुअली क्या करता है, आपका जब डेटा पूरा स्कैन हो जाता है उसके बाद फिल्टर अप्लाई होता है। फिल्टर पहले अप्लाई नहीं होता, पहले आपका पूरा डेटा स्कैन हो जाता है, उसके बाद जब डेटा स्कैन हो गया उसके ऊपर आपका फिल्टर अप्लाई होता है। तो जो कंडीशन उससे मैच नहीं होती उन्हें वो रिजेक्ट कर देता है। तो भी आपकी कॉस्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा लगती है, क्योंकि इसमें पहले स्कैन ऑपरेशन चलता है देन फिल्टर चलता है। और एक चीज और इसका ड्रॉबैक है कि जो स्कैन ऑपरेशन है उसकी भी एक अपनी लिमिट है कि वो कितना MB ऑफ डेटा को डिस्प्ले कर सकता है। एक टाइम पे वो 1 MB डेटा को ही डिस्प्ले कर सकता है। तो उस केस में भी क्या होता है कि अगर आपके टेबल में GB में डेटा है और आप जो है फिल्टर अप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, फिल्टर बार बार अप्लाई करना पड़ेगा। पहले 1 MB डेटा में अप्लाई करो, फिर 1 MB डेटा में अप्लाई करो। तो फिल्टर ज़्यादातर हम प्रोजेक्ट में कम ही यूज़ होता है, और एक कॉस्टली ऑपरेशन अलग है। अब बात करते हैं क्वेरी की। क्वेरी ऑपरेशन में आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप जो है पार्टीशन या प्राइमरी की और सेकेंडरी पार्टीशन के बेस पे ही सर्च करते हैं। जब हम टेबल बनाते हैं, मैंने आपको बताया था DynamoDB टेबल हम बनाते हैं तो प्राइमरी की मस्ट होनी चाहिए और सॉर्ट की भी हो सकती है। अगर जिन लोगों को प्राइमरी की और शॉर्ट की में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं आपको बताऊंगा भी। प्राइमरी की जो होती है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है रिकॉर्ड को। शॉर्ट की क्या होती है, उसके अंदर जो आइटम्स है उन्हें अरेंज कर देती है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई एम्प्लॉय है, राइट। अब उस एम्प्लॉय के जो है रोल जो है काफ़ी ज़्यादा है रोल, जैसे कि उस एम्प्लॉय का रोल जो है डेवलपर का भी है, डिजाइनर का भी रोल है, और HR का भी रोल है, काफ़ी सारे रोल हैं। तो अगर मैं उस एम्प्लॉय की बात करूं तो मैंने एक एम्प्लॉय क्रिएट कर दिया पार्टीशन के एम्प्लॉय पे। तो उसमें जितने भी, अगर एम्प्लॉय, मैं सेम एम्प्लॉय को मैं जितनी भी क्रिएट करूंगा, जितने भी एम्प्लॉय जिनकी ID सेम होगी वो एक पार्टीशन में चले जाएंगे, राइट। फिर उस पार्टीशन के अंदर मेरे को सर्च करना है कि उस एम्प्लॉय के रोल क्या क्या है। तो मैं उस रोल को क्या असाइन कर दूंगा, सॉर्ट की। वो क्या करेगा, उस रोल के अकॉर्डिंग उसे सॉर्टिंग ऑर्डर में अरेंज करके रख देगा। तो जब मैं सॉर्ट की पास करूंगा तो वो पर्टिकुलर रोल जो है, पर्टिकुलर रोल जैसे मैंने पास कर दिया डेवलपर, तो एम्प्लॉय का जो रोल डेवलपर है वो मेरे को पर्टिकुलर रो में सर्च कर पाऊंगा। आप ऐसे देखिए कि आपके पास एक बुक है, बुक में इंडेक्सिंग होती है, राइट। तो आपके जो चैप्टर होते हैं, राइट, तो जो चैप्टर के नाम होते हैं, सारे चैप्टर होते हैं, तो आपने जो चैप्टर होते हैं उनके ऊपर आपने पार्टीशन की लगा दी। तो और जो उनके चैप्टर के अंदर फर्दर आपके सब इंडेक्सिंग जो हो रही है उसमें आपने सॉर्ट की लगा दी। तो जब आप एक चैप्टर खोलते हैं, एक चैप्टर के अंदर सपोज 5 पेजेस है, राइट। तो जो चैप्टर हो गया आपका वो एक पार्टीशन हो गया, और उसके अंदर 5 पेज है, तो वो एक सॉर्टिंग ऑर्डर में आपके लगे हुए हैं 1 2 3 4 5। अब मैं आपसे बोलूं कि चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज खोलिए, तो आप जल्दी से जाएंगे, अपना इंडेक्सिंग देखेंगे, प्राइमरी की देखेंगे, मतलब इंडेक्सिंग देखेंगे, चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट पेज खोल देंगे, क्योंकि आपको बहुत पता है कि आपका ये जो है चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट पेज कहाँ पे है, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया। इसी तरीके से हमारी जो सॉर्ट की काम करती है प्राइमरी की काम करती है।
तो क्वेरी ऑपरेशन जो आपके यूज होते हैं वो बेसिकली आपके बेस्ड होते हैं प्राइमरी की और सेकेंडरी पार्टीशन में। जब भी हम क्वेरी परफॉर्म करते हैं उसमें हमें पार्टीशन की पास करना मस्ट है। अगर हम पार्टीशन की पास नहीं करेंगे तो क्वेरी परफॉर्म नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से क्वेरी जो है एक पर्टिकुलर पार्टीशन में ही डेटा को सर्च करती है, इस वजह से क्वेरी फास्ट होती है। आप जैसे अगर आप एसक्यूएल बैकग्राउंड से अगर आपने आरडीबीएमएस में काम किया हो तो वहां पे भी जैसे हम इंडेक्सिंग लगाते हैं तो इंडेक्सिंग क्या करती है, वो भी यही काम करती है। जब हम किसी कॉलम को वेयर कंडीशन में लगाते हैं उसमें इंडेक्स लगा देते हैं तो वो हमारी क्वेरी फास्ट हो जाती है, राइट। तो इसी तरीके से जो क्वेरी ऑपरेशन है इसमें इंडेक्सिंग होना, इसमें पार्टीशन की होना मस्ट है, इसलिए क्वेरी जो है स्कैन ऑपरेशन से फास्ट होती है। पार्टीशन की शॉर्ट की के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका। पार्टीशन की यूज फॉर पार्टीशनिंग द डेटा विद सेम पार्टीशन की स्टोर टुगेदर विच अलाउ यू टू क्वेरी डेटा विद द सेम क्वेरी इन वन क्वेरी विद द सेम पार्टीशन की इन वन क्वेरी, राइट। तो पार्टीशन की आपका जो यूज होता है वो पार्टीशनिंग करता है डेटा को, जो कि डेटा आपका जो सेम की होती है वो डेटा आपका एक साथ स्टोर होता है। शॉर्ट की आपकी ऑप्शनल होती है, आप पास कर भी सकते हो, नहीं भी पास कर सकते हो। जब आप टेबल क्रिएट करते हो आपके पास ऑप्शन होता है कि सॉर्ट की आप क्रिएट करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो मत करिए। पार्टीशन की एंड ऑप्शनल सॉर्ट की फॉर्म द प्राइमरी की ऑफ द टेबल दैट मस्ट बी यूनिक। पार्टीशन की अगर आपने सिर्फ पार्टीशन की ले रखी है तो वो यूनिक होनी चाहिए, और आपने अगर पार्टीशन सॉर्ट की दोनों ली हुई है तो उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है जो कि कंपोजिट की बनता है वो उन दोनों का कॉम्बिनेशन यूनिक होना चाहिए। DynamoDB डिवाइड द कैपेसिटी अमंग पार्टीशन। अगर आपके सपोज टेबल में 2 पार्टीशन बन रहे हैं तो DynamoDB क्या करेगा, जो रीड कैपेसिटी यूनिट है उसे पार्टीशन में डिवाइड कर देगा। सपोज आपने एक टाइम पे अलग अलग इंस्टेंस से 2 क्वेरी फायर हुई, एक पहले पार्टीशन में फायर हुई और एक दूसरे पार्टीशन में फायर हुई, तो DynamoDB क्या करेगा, जो भी हमारी रीड कैपेसिटी यूनिट है उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सो डैट कि दोनों पार्टीशन की परफॉर्मेंस फास्ट रहे। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं टेबल है, बेस टेबल गेम स्कोर, इसमें यूजर आईडी है, गेम टाइटल है, टॉप स्कोर टाइम स्टैम्प, विन लॉसेस। और इंडेक्सिंग 2 टाइप की होती है। पहले आपको इंडेक्सिंग बता देते हैं। इंडेक्सिंग 2 टाइप्स की होती है, ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स एंड लोकल सेकेंडरी इंडेक्स। तो ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स क्या होता है कि सपोज आपने टेबल में एक पार्टीशन की और एक सॉर्ट की आपने लगा दी, राइट। बट अब आपको अपनी जो क्वेरी है वो सर्च करनी है उस कॉलम पे जो कि आपका पार्टीशन की और सॉर्ट की का पार्ट नहीं है। तो उस केस में आप कैसे करोगे, क्वेरी ऑपरेशन हमेशा किस पे चलता है, पार्टीशन की पे चलता है। बट अब आपको ऐसे कॉलम पे सर्च करना जो कि पार्टीशन की का पार्ट नहीं है, तो उस केस में ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स जो है आपका यूज होता है। इसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो एग्जाम्पल, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इंडेक्स विद पार्टीशन की सॉर्ट की डेट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम दूज ऑन द बेस टेबल। जो टेबल में ऑलरेडी पार्टीशन की सॉर्ट की पहले से है उससे जो डिफरेंट अगर आप कुछ अलग पार्टीशन की और सॉर्ट की बना देते हैं वो आपका ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स कहलाएगा। और ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स क्या होता है कि वो एक सेपरेट टेबल ही क्रिएट कर देता है। ऐसा नहीं है कि वो उसी टेबल में लगाता, वो बैकएंड में जो काम करता है, बैकएंड में क्या करता है कि हमने जब टेबल बनाई उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी इंडेक्स है, हम अब उसमें ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स क्रिएट कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उस पूरी टेबल को दोबारा से रिक्रिएट करेगा बैकएंड में। वो चीज हमें नहीं दिखेगी, बैकएंड में क्रिएट करेगा और उसके जो प्राइमरी और सॉर्ट की पहले से क्रिएट है वो एज ए एट्रीब्यूट काम करेंगे, एज ए कॉलम काम करेंगे, सिंपल कॉलम। और जो न्यू कॉलम हमें, जिन न्यू कॉलम पे हम इंडेक्स क्रिएट कर रहे हैं प्राइमरी की और सॉर्ट की, वो हमारे जो है मेन कॉलम हो जाएंगे। उन कॉलम पे हम क्वेरी मारेंगे और जो हमारे पहले से थे प्राइमरी की सेकेंडरी की वो हमारे एज ए एट्रीब्यूट बन जाएंगे, ऐसे अदर्स कॉलम बन जाएंगे। लोकल सेकेंडरी इंडेक्स क्या होता है, लोकल सेकेंडरी इंडेक्स हैज द सेम पार्टीशन की एज द बेस टेबल बट डिफरेंट सॉर्ट की। लोकल सेकेंडरी इंडेक्स में क्या होता है कि हमारी पार्टीशन की जो है वो सेम रहती है बट सॉर्ट की
डिफरेंट आपकी रहती है। तो लोकल सेकेंडरी इंडेक्स में और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि लोकल सेकेंडरी इंडेक्स जब आपका क्रिएट होता है वो तभी क्रिएट होता है जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हो, आप तभी उसे डिफाइन कर दो तो सही है। अगर आपने तब उसे डिफाइन नहीं करा, जब आपने टेबल क्रिएट करी तभी आपको लोकल सेकेंडरी इंडेक्स डिफाइन करना है। अगर आपने तब कर दिया तो उसके बाद ना आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं ना उसे डिलीट कर सकते हैं, वो परमानेंट रहेगा, राइट। बट अगर आपने एक बार टेबल क्रिएट कर दिया और आपने लोकल सेकेंडरी इंडेक्स क्रिएट नहीं करा तो फिर आप उसके बाद क्रिएट नहीं कर सकते उस सेम टेबल पे, राइट। बिकॉज लोकल सेकेंडरी इंडेक्स क्या होता है, इसमें पार्टीशन की सेम रहती है जो कि आपकी इनिशियल में जब आप टेबल क्रिएट कर रहे थे वही पार्टीशन की लोकल सेकेंडरी इंडेक्स में होती है। बस क्या हम लोग चेंज करते हैं, शॉर्ट की को चेंज कर देते हैं। तो अगर हम कोई भी डिलीट करेंगे, कोई भी पार्टीशन को डिलीट करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका डेटा जो है टेबल का जो है डेटा वो करप्ट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इस वजह से आपके पास ऐसा ऑप्शन ही नहीं होता कि आप लोकल सेकेंडरी इंडेक्स को एक बार जब क्रिएट हो गया तो आप उसे डिलीट कर पाओ या मॉडिफाई कर पाओ, राइट। ईच टेबल इन DynamoDB कैन हैव 20 ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स एंड 5 लोकल सेकेंडरी इंडेक्स। ये इसकी डिफॉल्ट लिमिट है कि आप एक टेबल पे 20 ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं एंड 5 लोकल सेकेंडरी इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड इधर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मेरी एक टेबल है, यूजर आईडी, गेम टाइटल, टॉप स्कोर टाइम स्टैम्प, विंस, लॉसेस। तो टेबल का नाम है गेम स्कोर और ये सब उसके क्या है, यूजर आईडी और गेम टाइटल, ये आपकी पार्टीशन की हो गई, शॉर्ट की हो गई, और ये सारे एट्रीब्यूट हो गए। टॉप स्कोर, टाइम स्टैम्प, विंस और लॉसेस। और ये पूरी इसमें जब हम पूरा एक रिकॉर्ड जब हम इंसर्ट करवाते हैं तो वो पूरा एक आइटम हो जाता है, राइट। और अब अगर मैं इसमें बोलूं कि एक बाकी इसकी दो चाइल्ड टेबल है, एक गेम टाइटल इंडेक्स है, यूजर इंडेक्स है। तो आप देख सकते हो कि इस यूजर इंडेक्स के मल्टीपल टॉप स्कोरर हो सकते हैं, एक यूजर आईडी के मल्टीपल गेम टाइटल भी हो सकते हैं, राइट। अब इस यूजर आईडी के अगर मैं बात करूं मल्टीपल टॉप स्कोर हो सकते हैं, तो यूजर आईडी तो सेम है दोनों कॉलम में, राइट। और टॉप स्कोर बस एक डिफरेंट कॉलम इसमें ऐड हो गया, डिफरेंट एट्रीब्यूट ऐड हो गया। तो इस वजह से जब इसकी पार्टीशन की सेम है तो हम इसे क्या बोलेंगे, LSI, लोकल सेकेंडरी इंडेक्स। और सेकंड जो टेबल है गेम टाइटल इंडेक्स, इसमें आप देखोगे कि गेम टाइटल आपका जो है वो आपका पार्टीशन किया और शॉर्ट किया आपका टॉप स्कोर। तो इसे हम कहेंगे ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स, क्योंकि जो मेन टेबल में आपकी पार्टीशन की है और शॉर्ट किया, आप देखो इधर चेंज हो गई है, इधर पार्टीशन की भी चेंज हो गई है, शॉर्ट की भी चेंज हो गई है गेम टाइटल इंडेक्स में, राइट। आई थिंक आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा लोकल सेकेंडरी इंडेक्स एंड ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स का। अब बात करते हैं ग्लोबल टेबल की। ग्लोबल टेबल जो DynamoDB में होता है बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर रेप्लिका टेबल ऑन बाय सिंगल AWS अकाउंट। तो इसमें हम क्या करते हैं, टेबल को रेप्लिकेट कर देते हैं डिफरेंट रीजन में। रेप्लिका टेबल इज a single DynamoDB table that function as a part of global table. Each replica store the same set of data item. तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो टेबल है उसका रेप्लिका क्रिएट कर देते हैं और हर एक रेप्लिका में वही सेम नंबर ऑफ आइटम होंगे जो कि बेस टेबल में थे। इसका आइडिया क्या है कि हम ऐसा रेप्लिका क्यों करते हैं कि किसी वजह से आपका कोई रीजन फेल हो जाए तो आपके पास रेप्लिका डिफरेंट रीजन में अवेलेबल हो। तो ये हाईली अवेलेबिलिटी के लिए करा जाता है ताकि आपका डेटा हाईली अवेलेबल हो। ईच रेप्लिका हैज ए सेम टेबल नेम, सेम प्राइमरी की। व्हेन एन एप्लीकेशन राइट डेटा टू रेप्लिका टेबल इन वन रीजन, DynamoDB प्रोपोगेट राइट टू अदर रेप्लिका टेबल। तो अगर हम एक बार ग्लोबल टेबल क्रिएट कर देते हैं, जब भी हम राइट ऑपरेशन अप्लाई करते हैं एक सिंगल टेबल पे, वो DynamoDB ऑटोमेटिकली उसका एक बैकअप या आप कह सकते हैं एक रेप्लिका क्रिएट कर देता है अदर AWS रीजन में। तो इसका मल्टी रीजन मल्टी मास्टर डेटाबेस है विदाउट हैविंग टू बिल्ड एंड मेंटेन योर ऑन रेप्लिकेशन सॉल्यूशन। तो आपको कल को आपका डेटाबेस फेल हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तो आपको उसकी वॉरी करने की जरूरत नहीं है, आपका ऑलरेडी जो है एक बैकअप काइंड ऑफ तैयार हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं।
मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि AWS मैनेजमेंट कंसोल में चलते हैं। चलिए हम इसमें आ गए। अब DynamoDB में चलते हैं। तो मैं आपको कह रहा था टेबल, तो सपोज अगर हम कोई नई टेबल क्रिएट करते हैं तो आप देख सकते हो इधर सबसे पहले हम टेबल नेम देते हैं। जो भी टेबल नेम आपको देना है वो आप इधर टेबल नेम दे सकते हैं। इसके बाद इधर पार्टीशन की आप देते हो, जो भी पार्टीशन की आपको रखना है, और शॉर्ट की तो आपको पार्टीशन की देना मस्ट है, और इधर आप शॉर्ट की भी दे सकते हो, राइट। इधर आपके पास सेटिंग होती है नीचे कि आप जो है डेटाबेस की डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखना चाहते हो या कस्टमाइज सेटिंग करना चाहते हो। अगर आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग करोगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, रीड राइट कैपेसिटी को 5 यूनिट असाइन कर देगा, राइट। तो ये ऑटोमेटिकली वो है कि आपको इसे इनेबल कर देगा, रीड राइट कैपेसिटी को 5 यूनिट असाइन कर देगा। और आप अगर कस्टमाइज करना चाहते हो तो आप कस्टमाइज में जो भी आपका वर्कलोड होगा उसके हिसाब से आपका जो है डेटाबेस जो है स्केल होगा। तो ये जो कस्टमाइज सेटिंग है, अब आप इसमें देख सकते हो कस्टमाइज सेटिंग में भी 2 ऑप्शन है हमारे पास, DynamoDB स्टैंडर्ड और DynamoDB स्टैंडर्ड IA। तो DynamoDB स्टैंडर्ड का मतलब यही है कि आपके में अगर डेटाबेस में फ्रिक्वेंटली आप डेटा को एक्सेस करते हो तो आपको DynamoDB स्टैंडर्ड यूज करना चाहिए, और अगर आपका इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस करते हो डेटाबेस को तो आपको स्टैंडर्ड IA यूज करना चाहिए। तो जब आपका रीड राइट ज़्यादा है, आप ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हो, तब आपको DynamoDB स्टैंडर्ड को यूज करना है। जब आपका रीड राइट कम है, इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस कर रहे हो, आपको डेटा ज़्यादा समय तक स्टोर करके रखना है बट आप कभी कभी रीड करते हो, बहुत ही कम राइट करते हो, इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस कर रहे हो, तो आपको IA यूज करना चाहिए। तो हम IA लेके चलते हैं। तो इधर आप देख सकते हो, इधर आपका ऑप्शन होता है रीड कंसिस्टेंसी इवेंचुअली स्ट्रांगली। तो इवेंचुअली कंसिस्टेंट मैंने आपको बताया था कि डेटा आपको जब भी रीड करोगे जरूरी नहीं कि डेटा आपको रिसेंट मिले, हो सकता है कि अभी 1 मिनट पहले जो डेटा राइट हुआ है वो आपको नहीं दिखे। स्ट्रांग में हमेशा आपका जो है डेटा कंसिस्टेंट होगा, जो भी डेटा राइट हुआ है वो सारा डेटा आपको अप टू डेट डेटा दिखेगा। तो हम लोग इवेंचुअली लेते हैं। उसके बाद कैपेसिटी मोड जो होती है ऑन डिमांड और प्रोविजन, 2 कैपेसिटी मोड मैंने आपको बताई थी। प्रोविजन में आपके पास ऑप्शन है कि आपका जो है मिनिमम और मैक्सिमम कैपेसिटी यूनिट आप डिफाइन कर सकते हो, और जो आपका डेटाबेस है जो DynamoDB है वो आपकी जैसी रिक्वेस्ट आती है, मतलब कि जैसा आपका पे लोड रहता है, जैसा ट्रैफिक आता है, उसके अकॉर्डिंग रीड राइट कैपेसिटी को मॉडिफाई कर सकता है। तो आप देख सकते हो मिनिमम रीड कैपेसिटी यूनिट 1 है और मैक्सिमम कैपेसिटी यूनिट रीड कैपेसिटी यूनिट 10 है। आप इसे ऑफ भी कर सकते हो, इधर से ऑफ करके आप एक पर्टिकुलर भी असाइन कर सकते हो कि भाई 1 हो 5 हो, जितनी आप एक पर्टिकुलर असाइन कर सकते हो कि 5 से ज़्यादा अगर हो तो आपका इतना ही यूनिट हमेशा 5 ही अप्लाई होगी। बट आपको स्केलेबल रखना है, तो स्केलेबल में आप रख सकते हो 1 to 10 कि 1 to 10 के बीच में जैसा आपके पास ट्रैफिक आए, रिक्वेस्ट है, उस हिसाब से DynamoDB से ऑटोमेटिकली स्केल कर दे, एडजस्ट करते रहे। देन उसके बाद आपके पास ऑप्शन है सेकेंडरी इंडेक्स का। अगर आप सेकेंडरी इंडेक्स अभी क्रिएट करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना सेकेंडरी इंडेक्स आप बाद में भी क्रिएट कर सकते हो, मतलब क्रिएट ग्लोबल इंडेक्स। ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स आप बाद में भी क्रिएट कर सकते हो, बट लोकल इंडेक्स अगर आपको क्रिएट करना है, क्रिएट लोकल इंडेक्स, तो वो आपको अभी करना होगा, वो आप बाद में नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप टेबल क्रिएट करते हैं DynamoDB में। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए वीडियो को। मैं अभी जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लिए बनाऊंगा। उसमें मैं आपको DynamoDB में कैसे टेबल क्रिएट करना है, कैसे इंडेक्स क्रिएट करना है, वो सब चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।